दोस्तों, इस्राएल के कट्टरपंथी मंत्री यानी यहूदी रक्षा मंत्री ने गाजा को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया और बाद में उस बयान को वापस लेना पड़ा। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इनके अलावा आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में नई शुरुआत। पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने इस्लामोफोबिया और फिलिस्तीन विरोधी नफरत के खिलाफ लिया बड़ा कदम। और अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की में लीबिया के आर्मी चीफ समेत वरिष्ठ अधिकारियों की विमान क्रैश में मौत। जानेंगे क्या है ताजा रिपोर्ट। लीबिया में गम का माहौल और इसी के साथ चीन की बड़ी तैयारी। पीएलए ने दुनिया के 21 देशों में नए सैन्य बेस बनाने की योजना बनाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल। अमेरिका के लिए भी सीधा खतरा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज ने मंगलवार को कहा कि इस्राएली सेना गाजा में बनी रहेगी और वहां नए आउटपोस्ट बनाए जाएंगे। हालांकि बाद में उनके दफ्तर ने उनके इस बयान को हल्का करने की कोशिश की और एक तरह से बयान को वापस ले लिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक काट्ज ने साफ कहा कि इस्राएल कभी भी गाजा नहीं छोड़ेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्यस्थ देश गाजा में लागू संघर्ष विराम के अगले चरणों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें इस्राएली सेना की वापसी शामिल है। यानी गाजा में एक भी इस्राएली सैनिक नहीं रहना चाहिए। यह भी संघर्ष विराम का हिस्सा है, लेकिन इस्राएल यहां पर दादागिरी दिखा रहा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इस्राएली हमले में अब तक 71,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और सबसे अहम बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट वाली योजना में साफ कहा गया है कि इस्राएल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही उसे अपने साथ मिलाएगा। फिर भी यहूदी रक्षा मंत्री ने इस पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक के अवैध इस्राएली सेटलमेंट बेत एल में एक कार्यक्रम के दौरान काट्ज ने कहा, हम गाजा के अंदर गहराई तक मौजूद हैं और हम वहां से कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएली सेना वहां इसलिए है ताकि जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो। यानी हमास ने जिस तरह से इस्राएल पर हमला किया ऐसा दोबारा ना हो। इतना ही नहीं, काट्ज ने यह भी ऐलान किया कि गाजा के उत्तरी हिस्से में ऐसे आउटपोस्ट बनाए जाएंगे जहां से 2005 में इस्राएल ने अपने सेटलमेंट हटा लिए थे। उन्होंने कहा कि ये आउटपोस्ट सैनिकों द्वारा चलाए जाने वाले सैन्य कृषि ठिकाने होंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद काट्ज के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा कि ये बातें सिर्फ सुरक्षा के संदर्भ में कही गई थी और सरकार का गाजा में सेटलमेंट बनाने का कोई इरादा नहीं है। मतलब एक तरह से यहां पर कह सकते हैं कि यहूदी रक्षा मंत्री को थूक कर चाटना पड़ा, क्योंकि बयान को वापस ले लिया गया। पता नहीं ऊपर से किसका दबाव पड़ा, यह तो हम कह नहीं सकते। काट्ज के बयान पर इस्राएल के पूर्व मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश की सुरक्षा के नाजुक समय में राष्ट्रीय सहमति के खिलाफ काम कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ ट्रंप की योजना का समर्थन करती और दूसरी तरफ गाजा में सेटलमेंट की बातें कर रही। दोस्तों, ट्रंप की योजना की बात करें तो इसमें गाजा से इस्राएली सेना की वापसी, हमास की जगह अंतरिम प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती शामिल है। योजना में गाजा को हथियारों से मुक्त करना और हमास को निरस्त करना भी है, जिसे हमास पहले ही खारिज कर चुका है। इस बीच कुछ इस्राएली नागरिक सेना के आदेश तोड़कर गाजा में घुसे और वहां झंडा फहराकर कब्जा और बसावट की मांग की। गाजा सरकार के मुताबिक अब तक संघर्ष विराम के 875 उल्लंघन हो चुके हैं, जिनमें 411 लोग मारे गए और 1112 घायल हुए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने ऐलान किया है कि वो पद संभालने के बाद इस्लामोफोबिया और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल भेद के खिलाफ लगातार कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, मेयर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी होगी कि न्यूयॉर्क के हर नागरिक की हिफाजत करूं, उन्हें सम्मान दूं और इस्लामोफोबिया वो फिलिस्तीन विरोधी नफरत के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ूं। ममदानी ने यह बात उस वक्त कही जब उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी के फिलिस्तीनी छात्र मुस्तफा खरबोश से बात की। अनादुलू के मुताबिक मुस्तफा को सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने कूफिया यानी फिलिस्तीनी स्कार्फ पहना हुआ था। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन गालियां, धमकियां और यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी।
ममदानी ने कहा कि मुस्तफ़ा को सिर्फ उसकी फिलिस्तीनी पहचान की वजह से परेशान किया गया, जो साफ तौर पर इस्लामोफोबिया और नस्ल भेद की मिसाल है। फोन पर बातचीत में मुस्तफ़ा ने मेयर बनने वाले ममदानी को बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई में रुचि रखते हैं, न्यूयॉर्क में समर इंटर्नशिप कर रहे हैं और आगे पीएचडी करने पर भी विचार कर रहे हैं। इस पर ममदानी ने कहा, मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि न्यूयॉर्क शहर में उनका हमेशा स्वागत है। गौरतलब है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे हैं। वो 1 जनवरी नए साल के दिन आधिकारिक तौर पर पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा के पास एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है, जिसमें लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अल हद्दाद समेत 5 बड़े सैन्य अफसरों की मौत हो गई। यह खबर सामने आते ही पूरा लीबिया गम में डूब गया। इस हादसे के बाद लीबिया की सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि इन 3 दिनों में सरकारी झंडे आधे झुके रहेंगे और हर तरह के सरकारी जश्न और कार्यक्रम रोक दिए जाएंगे। लीबिया की नेशनल यूनिटी सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वो शहीदों के परिवारों के दुख में बराबर की शरीक है और अल्लाह से दुआ की कि वो मरहुमों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। तुर्की के गृह मंत्री अली एरलिकिया ने बताया कि यह फाल्कन 50 निजी विमान अंकारा से तिरुपोली जा रहा था। हादसे के बाद विमान का मलबा हायमाना इलाके में करीब 3 वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके में फैला मिला। तुर्की की रेस्क्यू टीमों ने मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। अब इनकी जांच शुरू कर दी गई, जिससे जल्द ही हादसे की असली वजह सामने आने की उम्मीद है। हादसे के बाद लीबिया से एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच चुका है। इस डेलीगेशन में कुल 22 लोग शामिल हैं, जिनमें लीबियाई फौज के शहीद अफसरों के 5 करीबी परिजन, लीबिया के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और गृह मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबेबा के निर्देश पर यह डेलीगेशन तुर्की भेजा गया है, ताकि तुर्की अधिकारियों के साथ मिलकर हादसे की वजहों की जांच, तकनीकी जानकारी और शहीदों के शवों को वतन वापस ले जाने की प्रक्रिया को सीधे तौर पर देखा जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब लीबिया 24 और 25 दिसंबर को अपना यौम आजादी मनाने वाला था। आजादी के 74 साल पूरे होने थे, लेकिन इस बड़े सदमे की वजह से पूरा मुल्क अब शोक और गम के माहौल में है। लीबिया के प्रेसिडेंट काउंसिल और कई बड़े नेताओं ने इस हादसे को मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया के 21 देशों में नए सैन्य ठिकाने और बेस बनाने की तैयारी कर रही है, जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। इसका मकसद अपने नेवी और एयरफोर्स को दूर देशों तक ऑपरेशन करने में मदद देना और वहां सेना तैनात करना है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन जगहों में है जहां से दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे मलक्का जलडम रोमध्य, हॉर्मुज जलडम रोमध्य और अफ्रीकी व मिडिल ईस्ट के कुछ अहम पॉइंट्स। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बेस सिर्फ सैन्य इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अमेरिका व उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी काम आएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये सारी तैयारियां ज्यादातर सीक्रेट और हाईटेक तरीके से होंगी, ताकि मेजबान देश इसे आसानी से पकड़ ना पाए। इसके साथ ही चीन अपने विदेशी बेस को बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का यह कदम दुनिया में अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ाने की बड़ी कोशिश है। दोस्तों, पिछले 25 सालों से अमेरिका हर साल पेंटागन से रिपोर्ट तैयार करवा रहा है, जिसमें चीन की सैन्य ताकत और रणनीति पर नजर रखी जाती है। अभी चीन का मुख्य फोकस फर्स्ट आइलैंड चेन पर है, जो जापान से मलेशिया तक फैला है। लेकिन जैसे जैसे चीन ताकतवर हो रहा है, वो दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी भी तेज कर रहा है। बीजिंग का लक्ष्य है कि 2049 तक PLA दुनिया की वर्ल्ड क्लास सेना बन जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।